अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी पुराने कुएं का दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। गांव के चंद बुजुर्ग हस्तियों की जो ख़ास बात बयान नहीं करते थे, फिर भी गांव का बूढ़ा बच्चा जवान सब इस कुएं की तरफ से मशकूक थे और अपनी इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना अपना ऐन फ़र्ज समझते हुए थे, जो बड़े मजबूत पॉइंट से शुरू की जाती थी। ये जो नूर मोहम्मद के बाग के पास पुराना कुआं है ना, हाँ, मगर बंदा बेचारा मेरी तरह इश्तियाक से सोचता ना जाने कौन सा राज है इससे पर्दा उठना चलाए, मगर वो एक दो बोंगी बातें बड़ी संजीदगी से बयान करके अपनी तरफ से मालूमात का ख़जाना लुटा के खुद चलते बनते और अपने जहन की तरफ सुनने वाले के जहन को भी शक व शुबात में मुब्तला कर देते। सारा दिन फैक्ट्री में काम करके शाम को वो घर लौटते ही मुझे घर की तन्हाई ने हर तरफ से घेर लिया। कहाँ तो घर में दाखिल होते ही सवेरा की मुस्कुराती नज़रें, हमजा की प्यारी प्यारी फरमाइशें इस्तकबाल करती, कहाँ अब मुकम्मल खामोशी। सवेरा पहली दफ़ा नहीं गई थी, मगर इससे पहले मुझे इसलिए महसूस न हुआ था कि माँ घर में मौजूद होती थी। अब हम माँ बाप के साए से दूर हो चुके थे। सवेरा लाख अच्छी बहू सही, मगर अलहदा घर और इस पर हुक्मरानी का ख्वाब हर औरत का होता है, सो इसका भी था। और यूँ मेरी रोज़गार की मजबूरी सवेरा के ख्वाब की तकमील बन गई थी, और अब ये अलहदा घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। मैंने खाली आँखों और खाली जहन से घर का जायज़ा लिया तो गुज़िश्ता रात का वाक़या मेरे जहन में घूमने लगा। दिन भर की मसरूफ़ियत और लोगों से मिलने के बाद मेरा जहन काफ़ी हद तक कल रात वाले खौफ से पूरी तरह आज़ाद हो चुका था। शायद ये मेरी सोचों का अक्स था, या जो मेरे सामने परछाइयों की सूरत में उतर आया था, वरना लोगों की बातों का असर कुछ भी नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि खौफ फिर से मेरे जहन में सांप की तरह कुंडली मार के ना बैठ जाए, और मैं पूरी तरह इसमें कामयाब हो गया। होटल से लाया हुआ खाना निकाल के खाने के बाद एक दफ़ा फिर से फरागत मेरी मुंतज़िर थी। कुछ देर चहलकदमी करनी चाहिए, मैंने सोचा, और फिर घर से बाहर निकल पड़ा। नज़रों पर किसका इख्तियार नहीं होता। मुझे इस मुहावरे पर 100% इस वक्त यकीन आ गया जब मेरी नज़रें बाग और बाग से होते हुए कुएं पे जा रुकीं और दिल उछल के हलक में आ गया। बाग में हरकत सी नज़र आई तो मैं चौंका। नूर मोहम्मद अपने बाग में टहल रहा था। मेरे कदम बेख्तियार बाग की तरफ बढ़ गए और फिर आधे घंटे मैं इसके साथ चहलकदमी और बातें करता रहा। नूर मोहम्मद एक अच्छा और सादे दिल का इंसान था। मैंने जब इससे कुएं का जिक्र छोड़ा तो वो हंस के टाल गया, गोया वो अपने अंदर का खौफ छुपाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मैं इसके अंदर से वाकिफ़ हो जाऊं, या फिर मेरे अंदर भी कोई ऐसी बात थी कि मैं ख्वामखाही इस बेचारे को शक की नज़रों से अपने ही तराजू में तोल रहा था। थोड़ी देर मज़ीद चहलकदमी के बाद नूर मोहम्मद वापस अपने घर की तरफ चल दिया, और जाते हुए मुझे भी जल्दी वापस घर जाने की नसीहत की तो मेरे लबों पे बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। गोया नूर मोहम्मद, तुम भी मुझे इस खौफ से आज़ाद नहीं हो। मैंने एक दरख्त से टेक लगा के बैठते हुए सोचा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चांद ने आहिस्ते आहिस्ते बादलों की ओट से चेहरा निकालना शुरू कर दिया। मेरी निगाहें बेख्तियार चांद की तरफ गईं। मैं 2 हफ्ते तन्हा क्या करूँगा। चांद से मेरी बातें, खटकता हुआ लहजा, मेरे लबों पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई। मैं खुद कलामी के अंदाज़े में बातें करते हुए खाल की सिमत बढ़ने लगा। घर जाने को दिल नहीं चाह रहा था, जिस घर में पहले शाम होते ही जाने को बेकरार हो जाता था। अब वहाँ मेरा दिल नहीं लगता था। तुम दोनों मेरा सब कुछ ले गए, अब तो जल्दी लौट आओ। मैंने सवेरा और हमजा से तसव्वुर में शिकवा किया और खाल में पाँव लटका के बैठ गया। पूरे गांव की रोशनियां गुल हो चुकी थीं। लोग ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ थे। गांव के लोग जो इस कुएं के पास दिन के वक्त भी आना पसंद नहीं करते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि कोई आदमी अपनी तन्हाई से बेकरार होकर रात के इस वक्त कुएं के नज़दीक आने की जुर्रत कर सकता है।
میں ہر ممکن اپنے ذہن کو ادھر ادھر مصروف رکھنا چاہتا تھا، مگر میرا ذہن مسلسل بھٹک بھٹک کے اس طرف جانا چاہتا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو سویرے کی یادوں میں گم کرنا چاہا، مگر ناکام رہا۔ سویرا اس وقت ایک دھندلا عکس تھی اور کنویں، پرانا کنواں، ایک تلخ اور سچ حقیقت۔ اوئے او، یہ دور کوئی ہے، مجھے بچاؤ! ایک مردانہ آواز درد و کرب اور تکلیف میں ڈوبی ہوئی میرے دل میں تیز دھار خنجر کی طرح اترتی چلی گئی۔ مجھے لگا میری روح میرے جسم سے نکل جانے کو بے قرار ہے۔ میری سماعت گویا اس حادثے کی منتظر تھی، اور اب ہر طرف سناٹا، گاؤں کی گلیوں میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں جو کبھی کبھار سنائی دیتی تھیں کہیں گم ہو چکی تھیں۔ میرے پاؤں سے پانی میں جو ارتعاش پیدا ہو رہا تھا وہ تھم چکا تھا۔ میں کسی پتھر کی مورت کی طرح ساخت، گویا کسی انہونی کا منتظر تھا۔ میری مثال اس مسافر کی طرح تھی جو منزل سے بھٹک کے اچانک موت کی وادی میں چلا آیا تھا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے بچاؤ، بچاؤ مجھے! اے نوجوان! اب تو گویا براہ راست مجھے مخاطب کیا گیا تھا، اور پھر اول ایک دفعہ پھر سے اتنی زور سے دھڑکا کہ میری کائنات پر اپنی دھڑکن کی آواز بھاری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شدید خوف انسان کو بوکھلا دیتا ہے۔ میں بوکھلا چکا تھا، اور اسی بوکھلاہٹ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی پچھلی طرف واقع کنویں پہ نظر ڈالی، اور میرا سانس رکتے رکتے بچا۔ یہ میرا وہم نہیں اور نہ ہی کوئی سایہ۔ میں اپنی پوری کھلی آنکھیں بلکہ کچھ زیادہ ہی کھلی آنکھوں سے کنویں کی منڈے پہ ایک مضبوط مردانہ ہاتھ جما ہوا دیکھ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کنویں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، مگر کون؟ یہ انسانی ہاتھ! میں نے اپنے حواس کچھ بحال کرتے ہوئے پیروں میں چپل ڈال کے اپنا پورا وجود گھما کے کنویں پہ نظر جما دی۔ وہ ہاتھ کبھی پھسل کے کنویں میں گم ہو جاتا اور کبھی پھر سے نکل کے سامنے آ جاتا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس ہاتھ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس ہاتھ کی حرکت جو میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب کر گیا تھا۔ شاید گاؤں کا کوئی آدمی کنویں میں گر گیا ہے، مجھے دیکھنا تو چاہیے۔ میں نے دل کو تسلی دیتے ہوئے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، یہ یقیناً گاؤں کا کوئی آدمی ہی ہے جو کنویں میں گر گیا، اس کی مدد کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ میں نے اپنا سانس بحال کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میری نگاہیں متواتر کنویں کی منڈے پہ جمی تھیں۔ میں لرزتی ٹانگوں اور خوف زدہ ذہن کے ساتھ قدم بقدم کنویں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ باغ کی حدود ختم ہو چکی تھی، کنواں اور مجھ میں تقریباً 25 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ دل کی دھڑکن زوروں پہ تھی۔ باغ کی پچھلی سمت سے قبرستان کا احاطہ واضح نظر آ رہا تھا۔ باغ کی لمبائی کے پیچھے آدھا قبرستان چھپ جاتا تھا اور آدھا باغ عبور کرنے پہ نظر آنا شروع کر دیتا تھا۔ میری ایک نظر باغ کی طرف جاتی تو دوسری نظر کنویں کی طرف، جہاں سے ہلکی ہلکی کراہوں کی آواز فضا میں بکھر رہی تھی۔ وہ ہاتھ بھی نمودار ہوتا اور کبھی غائب ہو جاتا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ کنویں کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اتنا قریب کہ چاہتا تو سر آگے کر کے کنویں میں جھانک سکتا تھا۔ دفعتاً وہ ہاتھ نمودار ہوا اور پرہول سناٹے کا سینہ چیرتی کربناک آواز "مجھے بچاؤ" میرے کانوں سے ٹکرائی۔ خوف و دہشت مجھے پوری طرح اپنے لپیٹ میں لے چکے تھے۔ میں اس صورتحال سے فرار بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور کچھ اور کرنا بھی میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے آخری دفعہ خود کو حوصلہ دینے کے لیے کنویں سے نظریں چرائیں تو نگاہیں اچانک موت کی وادی کی طرف چلی گئیں، اور پھر دفعتاً ایک زوردار زنانہ چیخ فضا کی خاموشی کو اور میرے حوصلے کو جھنجھوڑ کر منتشر کر گئی۔ پھر وہ بھاگتے قدموں کی آواز نے میری سانس کو پھر سے اتھل پتھل کر دیا۔ "مجھے بچاؤ" میں نے گھبرا کے کنویں کی طرف دیکھا۔ زمین پر ایک سایہ متحرک کرتا نظر آیا۔
मुंडेर की तरफ, मगर वहाँ तो कुछ ना था। लम्हा लम्हा में इकट्ठा किया हुआ हौसला एकदम से मुंतशिर हो चुका था। मेरे कदमों में जान नहीं थी, मगर कुएं की तरफ मज़ीद बढ़ने के बजाय मैंने गोया नज़ा के आलम में अपने घर की सिमत नज़र दौड़ाई कि यकबारगी फिज़ा फिर से एक वहशतनाक चीख से दहल उठी और दूसरे ही लम्हे ज़मीन मेरे पैरों को छोड़ चुकी थी। मैं बंदूक से निकली हुई गोली की तरह उड़ता हुआ अपने घर की तरफ भागा और दरवाजे से टकरा के अपने सहन में मुंह के बल गिर पड़ा। मेरे मुंह बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। मेरे दोनों पाँव बुरी तरह दरवाजे की चौखट से टकराए थे और दरवाज़ा चुटचाट के वापस आके मेरी टांग से घिसटता चला गया। मेरे मुंह से कई चीखें एक साथ बुलंद हुई और हवा के दोष पर फिर वही दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी, मुझे बचाओ। इसके बाद मेरे हवास मेरा साथ छोड़ चुके थे। सुबह फजर की अजानों और ठंडी ठंडी हवा के झोंकों ने मुझे वापस होश की दुनिया में ला पटका। मैं आधे घर से बाहर और आधा अंदर औंधा पड़ा था। जब कुछ महसूस करने के काबिल हुआ तो टांग में शदीद दर्द के एहसास के साथ साथ मुझे अपना मुंह बेपनाह सूजा हुआ महसूस हुआ। मेरा मुंह खून से भरा हुआ था। मैं मुश्किल अपनी टांग को घसीट के उठा और एक तरफ मुंह करके थूका। बजाय थूक के मुंह से खून ही खून निकला, जो सारी रात मुंह में बंद रहने की वजह से भर चुका था। मुंह और टांगों में शदीद दर्द का एहसास मेरी आंखें खुल नहीं दे रहा था। फ़िज़ा में अब भी हल्का हल्का अंधेरा था, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा था। बामुश्किल तमाम खुद को अंदर घसीट कर मैंने दरवाज़ा बंद किया और चारपाई पे आके गिर गया और हैरत से घर की खाली दरो दीवार पर नज़र डाली। मुझे अपना मसीहा भी खुद ही बनना था, इसलिए थोड़ी देर तक मैं खुद को संभाल के उठ खड़ा हुआ और पानी गर्म करके करारे करने लगा। मरहम पट्टी से ज़ख्मों को सुकून मिलने के साथ साथ मेरे जहन को भी ताज़गी मिलने लगी। मैं खुद को कुछ नॉर्मल महसूस करने लगा तो रात का वाक़या एकदम तसलसल से मुझे याद आने लगा। कुएं पर नज़र आने वाला इंसानी हाथ, वो आवाज़ और फिर वो निस्वानी चीख। मैंने अपने पूरे जिस्म में लर्जिश महसूस की। मेरी हालत हरगिज़ ऐसी ना थी कि मैं फैक्ट्री जा सकता। मैंने अपनी महरूम टांग को ज़रा संभाल के चारपाई पे रखा, गौर से इसका मुआयना करना शुरू कर दिया। ज़ख़म इतना गहरा ना था, बस दरवाज़े की रगड़ की वजह से टांग छिल गई थी, मगर सारी रात एक ही पोजीशन में रहने और ठंडी हवा के झोंकों ने इसका हशर ज़्यादा बिगाड़ दिया था और सूजन भी हो गई थी। शाम तक यकीनन ठीक हो भी जाएगी। तकलीफ़ तो खैर जाते जाते जाएगी, मगर चलने फिरने की तो काबिल हो जाऊंगा। मैंने खुद ही अंदाज़ा लगाया, मगर फिर भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी था। थोड़ी देर बाद मैं गाड़ी में वाक़े इकलौते अस्पताल की इकलौते डॉक्टर के पास मौजूद अपनी मरहम पट्टी करवा रहा था। ज़ख्मी मामूली था। डॉक्टर ने दर्द ख़त्म करने के लिए 2-3 खुराकें दी, जिन्होंने वाकई अक्सीर का काम दिखाया और शाम तक मैं चंगा भला हो गया और रात का आराम यकीनन सुबह तक मुझे बिल्कुल ठीक कर देता। आज शाम का खाना खाने के बाद मैंने चहलकदमी के इरादे को टांग को आराम देने की खातिर दानिस्ता कैंसिल कर दिया और सरे शामी चारपाई पे बिस्तर बिछा के मरीज़ों की तरह लेट गया। यानी आज खुद को मैं घर में बंद कर चुका था, मगर मेरी सोचें आज़ाद थीं और पुराने कुएं का रुख कर चुकी थी, मेरे लाख मना करने के बावजूद। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।